नमस्कार प्यारे साथियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का ओरिजिनल पेपर है और मैंने इसे हिंदी व्याख्याता से हल करवाया है और मैं अब इसे अपलोड कर रहा हूं। अपने इस पेपर को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। सभी प्रश्नों की उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखिए। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ गए हैं। विकल्प वाले प्रश्न है, ये आपको पता ही है कि लगभग 20 प्रश्न है वो आपके छोटे आएंगे। तो ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन। तो ये है आपका हामिद, यानी क उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? मोहन, रामचंद्र, राम प्रसाद, प्रमोद। तो आपका ख उत्तर हो गया। सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है? रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। आगे देखो अगले प्रश्न की ओर। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? राम नाम को, योग को, समाधि को या आत्म ज्ञान को? तो प्यारे विद्यार्थियों, आत्म ज्ञान को बताया है। तो आपका घ उत्तर हो गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस पेपर की पीडीएफ वहाँ आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे इस यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वीर रस का, अद्भुत रस का, वात्सल्य रस का या फिर हास्य रस का? तो वात्सल्य रस का कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ग हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 क्या है? पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि थे आदिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या रीतिकाल के? तो पद्माकर है, पद्माकर है वो रीतिकाल के अंतिम कवि थे। तो घ उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया? घ। तो 1 से 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब देखो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ गए हैं कि निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हामिद अपनी दादी के लिए रिक्त स्थान लाता है। क्या लाता है? चिमटा लाता है। चिमटा, चिमटा। दूसरा देखो छठे के बाद 7वां, मोहन की उम्र साल थी। कितने साल थी? 18 साल। मोहन की उम्र कितनी थी भाई? 18 साल। 8, पहले मित्र ने अपनी टॉर्च को प्रवाहित कर दी। किसमें? नदी में। कहाँ पर प्रवाहित कर दी थी? नदी में प्रवाहित कर दी थी। 9, पद्माकर कवि ने इस कविता में ऋतु का वर्णन किया। कौन सी ऋतु का वर्णन किया भाई? बसंत का किया है। किसका किया है? बसंत ऋतु का किया है। और 10वां, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। तो देखो हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। मोहन की उम्र 18 वर्ष थी। पहले मित्र ने अपनी टॉर्च नदी में प्रवाहित कर दी। पद्माकर कवि ने इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। एक एक नंबर के 500 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 से लेकर 15 तक क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन की पहचान कीजिए तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रामचंद्र ड्राइवर का काम करता था। सत्य या असत्य? ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्या है ये? पहला असत्य है, क्योंकि रामचंद्र ड्राइवर का काम नहीं करता था, पर रीडिंग का काम करता था। प्रश्न नंबर 22, साखी कबीर की रचना है। बिल्कुल ये बात सत्य है। क्या है ये बात? सत्य है। 13वां, अष्टछाप में कुल 4 कवि थे। अष्टछाप में कुल 4 कवि थे। नहीं भाई, ये बात गलत है, क्योंकि कितने कवि थे? ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। कवि कितने थे अष्टछाप में? 8 थे। प्रश्न नंबर 14, रीतिकालीन काव्य मुख्यतः ब्रिज भाषा में लिखा गया है। रीतिकालीन मुख्य ब्रिज भाषा में लिखा गया, तो ये बात सत्य है। 14 नंबर क्या है? सत्य है। और 15 नंबर, वे आंखें कविता के कवि का नाम महादेवी वर्मा है। तो सत्य या असत्य? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वे आंखें कविता के कवि का नाम है, ये असत्य हो गया ना? असत्य। कविता के कवि का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत।
देखो वैसे तो हमें इनको जानने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल सत्य और असत्य की जान करनी है। तो 11 नंबर असत्य है, 13 नंबर असत्य है और 15 नंबर असत्य, तो सिर्फ 12 और 14 है वो सत्य है। ठीक है, एक एक नंबर के। फिर देखो आपके प्रश्न है अगले 16 से लेकर 20 तक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए कि हामिद के पिता का क्या नाम था। हामिद के पिता का क्या नाम था। 16 नंबर प्रश्न है। तो हामिद के पिता का नाम था आबिद। क्या नाम था उसके पिता का? आबिद था। सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्या नाम है? मुंशी चंद्रिका। मुंशी प्रेमचंद मत कर देना, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मुंशी चंद्रिका प्रसाद किसकी? सिद्धेश्वरी के पति का नाम। टॉर्च बेचने वाली कंपनी का क्या नाम था? टॉर्च बेचने वाली कंपनी का क्या नाम था? कंपनी का नाम था सूरज छाप। क्या नाम था? सूरज छाप। प्रश्न नंबर 19, गोपियां किससे ईर्ष्या कर रही थी? गोपियां किससे ईर्ष्या कर रही थी? तो वो श्री कृष्ण की मुरली से। श्री कृष्ण से नहीं, श्री कृष्ण की मुरली से गोपियां ईर्ष्या करती थी। पहले विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। प्रश्न नंबर 20, महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता था? महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता था? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक आधुनिक युग की कवियत्री, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा, यानी महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। तो ये 5 प्रश्न आपके एक एक नंबर के थे, एक एक लाइन में करने थे। अब देखो प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करनी है कि अधिकार की गुहा सरी की उन आंखियों में डरता है मन भरा, दूर तक उनके दारुण दिन दुख का नीरव रौंधन, वो है स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा अंकियों में, इसका छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश बह किसका। तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो सह प्रसंग तो मैं बता देता हूं। ये जो आपका पद्य है वो आपकी कविता वे आंखें से लिया गया है। किससे लिया गया है? वे आंखें से लिया गया है। और वे आंखें कविता का रचनाकार कौन है? कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। पहले भी बताया था, सुमित्रा नंदन पंत। गलत मत कर देना भाई। तो आप लिखोगे कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता या पद्य भाग वे आंखें से लिया गया है और वे आंखें के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। और फिर आप इसकी व्याख्या कर देना। उसके अथवा में और है, देखो अथवा में एक और पद्य है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या परले के आंसुओं में मौन अस अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागिया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्तियां आपके पद्यास जागो तुझको दूर जाना है। पोइम का नाम क्या है? जागो तुझको दूर जाना है। ढंग से लिखना भाई ये नाम, कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग जागो तुझको दूर जाना है से ली गई है। अब इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कवियत्री है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। तो अब आप इसकी सहप्रसंग करना चाहते हैं तो सहप्रसंग यही होगी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग जागो तुझको दूर जाना है से ली गई है। और इस कविता की रचना या ये कविता है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रची गई है। फिर आप इसकी व्याख्या कर देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित गद्यास की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़के सबसे ज्यादा प्रश्न है, किसी ने एक रोजा रखा वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बुढ़ों के लिए हो गए, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते ही आज वह आ गई, जब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सवियों के लिए
सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैये खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। तो देखो ये आपके ईदगाह पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? ईदगाह से। और वैसे भी आपको पता है ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया? ये पाठ है, गद्य भाग है, ये लिखा गया प्रेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद नहीं, सीधा मुंशी प्रेमचंद लिखो, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो आप इस प्रकार से लिखो, ये पंक्तियां या ये गद्यास हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग ईदगाह से लिया गया है और ईदगाह पाठ की रचना है वो महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। फिर आप व्याख्या कर दो। अथवा में देखो क्या है, सिद्धेश्वरी, ये भी गद्य है। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर वासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियां की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यास है वो आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ है दोपहर का भोजन। क्या नाम है पाठ का? दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन, पाठ का नाम है दोपहर का भोजन। और इसके रचनाकार है अमरकांत। कौन है? अमरकांत। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ये गद्यास हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग दोपहर का भोजन से लिया गया है और दोपहर के भोजन की रचना है वो महान लेखक अमरकांत के द्वारा की गई है। अब देखो इसमें आगे व्याख्या आप कर सकते हैं। इसमें एक गरीब परिवार का वर्णन किया गया है, गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है, महिलाओं का वर्णन किया गया है, बच्चों का। तो ये लिख सकते हैं। आगे देखो फिर प्रश्न आगे हैं आपके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40-50 शब्दों में दीजिए। ये आपके 3 प्रश्न हैं और 2-2 अंकों में। कि गूंगे ने अपने स्वाभिमान होने का परिचय किस प्रकार दिया? गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? तो ये गूंगे पाठ से आपका लिया हुआ है। तो गूंगे ने अपना स्वाभिमानी होने का परिचय जैसे मतलब अपने बाहों को कहा कि उसमें अभी भी ताकत है, वो कमा के खा सकता है। और जैसे उसने सीने पर रखा कि वो ईमानदारी से जो कुछ भी करता है वो करता है। और फिर पेट के ऊपर हाथ रख के कहा कि वो सब कुछ अपने भूख के लिए करता है। तो ये गूंगे का स्वाभिमान था। अब 24वां देखो, अंडे के छिलके को जुराब में, कोट में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं, इस पर अपनी राय प्रकट कीजिए। तो भाई इस पाठ के अनुसार यही कहा गया है कि इसको बाहर फेंकना उचित नहीं है। आप इसको रगड़ कर पीस कर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। और अन्य भी कोई प्रयोग होंगे वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लेना। 25वां, क्या अंडा खाना क्या कोई अपराध है? इस पर टिप्पणी लिखो। तो भाई देखो अपराध है या नहीं है वो तो अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन इस पाठ के अनुसार अंडा खाना कोई अपराध नहीं है। कि अंडा खाने से हमारे शरीर में कुछ स्फूर्ति आती है, यानी आंखें हैं वो मजबूत होती है, कई प्रकार की प्रोटीन वसा युक्त ये अंडा होता है, तो कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं अंडा खाकर। ये बातें इसमें लिखी हुई तो आप वो लिख देना, लिखनी ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाइनों में ही लिखनी है। अब देखो प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है। निम्नलिखित गद्यास को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यास को पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान सा गद्यास है। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से
धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रकृति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो ये आपको गद्यास पढ़ लिया है आपने, अपठित गद्यास है। और फिर आपको उत्तर देने हैं। उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं। ये देखो पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लग गया है। तो आपने ऊपर देखा होगा गद्यास के अंदर कि वो अपनी शुभ बुद्धि से, देखो संतों के अनुभव से, वर्ण भेद से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से, अपनी शुभ बुद्धि, तो अपनी शुभ बुद्धि से, यानी 4 नंबर आपका उत्तर है। देखो है विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है। देशों में भिन्नता बढ़ी है, देशों में वैमनस्यता बढ़ी है, देशों की दूरियां कम हुई है, देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा है। तो वैसे तो भाई सारी बातें सही है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है देशों की दूरियां कम हुई है। ठीक है ना, देशों की दूरियां कम हुई है, 3 नंबर। आगे देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में आज भी कौन सी समस्या है? नफरत की, वर्ण भेद की, सांप्रदायिकता की, अमीरी गरीबी की। देश में आज भी कौन सी समस्या है? तो आज भी भाई वर्ण भेद की समस्या है। कौन सी समस्या है? वर्ण भेद की। इसमें दूसरा होगा फिर गह, किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई? किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं? नफरत से, सांप्रदायिकता से, अमीरी गरीबी के कारण या वर्ण भेद के कारण? तो आपका सेम ही उत्तर है ऊपर वाला ही, वर्ण भेद के कारण इनकी कमी नहीं आई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 27। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीगनेरा बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। देखो ऊपर तो कार्यालय पत्र है और नीचे वाला क्या है, विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर एक प्रतिवेदन तैयार करो। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब देखो ये आप कैसे करेंगे, जैसे ऊपर वाला तो यही है कि जैसे मतलब सबसे पहले एड्रेस डाल दिया। अब एड्रेस अपने विद्यालय का ही डाल दो, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीएसएस भीगनेरा डाल दिया, जैसे मान लो आपने जीएस भीगनेरा बीकानेर, और फिर डेट डाल दी, और फिर द सेक्रेट मतलब डालने के बाद आप लिखोगे सेवा में श्रीमान सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, विषय है बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु, और फिर नीचे लिखोगे सेवा में श्रीमान या मान्यवर आपसे बहुत निवेदन है कि हमारे विद्यालय का बोर्ड है वो काफ़ी दूर है, हमारे आसपास कई विद्यालय हैं, वो उस गांव में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, बहुत दूरी पड़ती है, छात्रों को बहुत प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ विद्यालय में खूब संसाधन है और खूब बच्चे हैं, तो आप हमारे यहाँ विद्यालय में बोर्ड स्वीकृत कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। इस प्रकार से आप बातें लिख सकते हैं। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर प्रतिवेदन तैयार करना है, तो ये भी आप प्रतिवेदन तैयार कर दीजिए। जैसे मान लो कि विज्ञान की प्रदर्शनी हुई, अलग अलग कक्षा के अध्यापकों ने, अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों ने इस प्रकार से, कक्षा अध्यापकों ने और विद्यार्थियों ने इस प्रकार से प्रदर्शनी में भाग लिया। विद्यालय बच्चों ने ये किया, देखो सब स्वतंत्र बनाया, वो बनाया। विज्ञान के बारे में आपको बातें लिखनी है और हमारे प्रिंसिपल महोदय है उसको निरीक्षण करने के लिए आए। इस प्रकार की बातें आप प्रतिवेदन में तैयार कर दीजिए। फिर देखो 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निम्नलिखित लिखें। कोरोना एक वैश्विक महामारी, पर्यावरण संरक्षण, इंटरनेट, ज्ञान की दुनिया और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। इसमें आप देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी, इस बिंदु पर आपके हिंदी अंग्रेजी में कक्षा 9 से लेकर 12 तक सभी परीक्षाओं में ये पूछा जा रहा है बार बार, कहीं कोई माध्यम है, कहीं कोई माध्यम है। तो देखो इसमें आप सबसे पहले आप इसका परिचय लिख दिए, कोरोना बीमारी है वो किस प्रकार से फैलती है, यानी एक वैश्विक महामारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से या जैसे ड्रॉपलेट वगैरह है, छींकने खांसने से संक्रामक रोग है ये। और फिर ये कहाँ फैली, कब से फैली है, जैसे सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में देखी गई थी,
जो दिसंबर 2019 की बात है, उसके बाद 2020 में भारत में देखी गई थी और 20 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। इस प्रकार से देखो, थोड़ी देर के अंदर मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोरोना एक वैश्विक महामारी है का, तो उसमें आप देख सकते हैं। और पर्यावरण देखो, उसके बाद आप इसके लक्षण क्या है, और फिर आप इसके उपचार भी बता सकते हैं। भी सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, इस प्रकार से ना, तो मास्क लगा कर रखना है, टीकाकरण करवाना है, और उपचार लिख सकते। तो ऐसे चारों बिंदुओं का प्रयोग चारों में से किसी एक पर करना है, तो आप में से पर्यावरण संरक्षण पर कर सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान की दुनिया वैसे भी आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, बिजनेस, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, तो बिल्कुल हिंदी तो हमारी क्या है, राष्ट्र की भाषा ही है। हिंदी तो क्या है, राष्ट्र की भाषा ही है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो पहले धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, ये बीकानेर, ये एक ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है। अब आप इसे क्या ओरिजिनल मानोगे? आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि राजस्थान में 33 जिले हैं और पेपर भी 33 प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके आए, लेकिन आप किसी भी पेपर को अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप 11वीं क्लास के विद्यार्थी है। ये तो है नहीं कि आप छोटे बच्चे हैं, इसी को आधार मान लिया और यही पढ़ने लगे, बस हमने तो ये पढ़ा और इसमें से प्रश्न नहीं आए। तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि आपका पेपर है वो सील बंद है, और आपका पेपर 10 बजे, जैसे आपका पेपर है तो 9:50 पर आपके पेपर की सील खुलती है। तो कोई भी पेपर हो, कहीं का भी हो, ओरिजिनल पेपर तो होता ही होता है, चाहे वो जैसे बीकानेर का है, सवाई माधोपुर का है, झालावाड़ का है, कहीं का है, क्योंकि कई जगह तो ये परीक्षा हो चुकी है, तो उनका पेपर है ओरिजिनल होगा, तो क्या वो आपके आ जाएगा? तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात की आपको पूरी ध्यान रखनी है, और आप इसे अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर ही पढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य विषयों के हमारे पास, जैसे अभी राजनीति विज्ञान का पेपर आया हुआ है, और हिंदी साहित्य का एक पेपर और आया हुआ है, वो भी हम अपलोड करेंगे, जो गंगानगर से आया हुआ है, तो हम उनको भी अपलोड कर देंगे। और उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा आपके याद है, कौन सा नहीं है। आप इसको एक सहायता मानिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने अन्य साथियों को फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिए। इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।